फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। पिछले कक्षा में मैं आप लोगों को संधि को बताया था, संधि के भेद और कुछ उदाहरण को भी दिया था। आज हम अगला चैप्टर वर्ण विच्छेद को समझने का प्रयास करते हैं। वर्ण विच्छेद नाम से ही पता चल रहा है, वर्णों का विच्छेद। अब इसकी परिभाषा को जहां तक हम कहें तो परिभाषा में क्या कहेंगे? शब्दों की रचना को समझने के लिए वर्णों को अलग करके दिखाने की प्रक्रिया ही वर्ण विच्छेद कहलाती है। इसको मैं लिख दे रहा हूं, क्या है वर्ण विच्छेद? शब्दों की रचना को समझने के लिए, शब्दों की रचना को समझने के लिए वर्णों को अलग करके दिखाने मैंने क्या लिखा? शब्दों की रचना को समझने के लिए वर्णों को अलग करके दिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब कैसे? देखो, जैसे हम यहाँ कमल शब्द लिख रहे हैं, कमल, यहाँ मैं एक कमल शब्द लिखा। अब इसको क्या बोला? इसको हम अलग करेंगे, जो अलग करेंगे वही वर्ण विच्छेद है। कैसे अलग करेंगे? क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। ठीक है, सारे के नीचे हलंत देना आवश्यक है, इसको देना ही पड़ेगा, हलंत देना ही पड़ेगा, तभी यह व्यंजन कहलाएगा। जैसे ही इसमें और जुड़ जाएगा तो यह हलंत नहीं होगा, तब ये स्वर के साथ मिला हुआ व्यंजन। नहीं तो अगर व्यंजन को स्वतंत्र रूप में लिखेंगे तो क के नीचे हलंत, म के नीचे हमको हलंत, मतलब हलंत देना ही है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि वर्ण विच्छेद करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान देना आवश्यक है। मैंने क्या कहा? वर्ण विच्छेद को करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। 5-6 पॉइंट्स हैं, उन 6 पॉइंट्स को अगर हम अच्छी तरह समझ ले तो वर्ण विच्छेद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उन 5-6 पॉइंट्स को हम लोग पढ़ते हैं। पहला है हलंत चिन्ह की व्यवस्था, हलंत चिन्ह की व्यवस्था। दूसरा है संयुक्त व्यंजन के वर्णीय विच्छेद। तीसरा है र व्यंजन के संयुक्त रूपों का वर्ण विच्छेद। और चौथा है अनुस्वार युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। पांचवा है अनुनासिक युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। 6 नंबर छात्रज्ञों का वर्ण विच्छेद और विसर्ग का वर्ण विच्छेद। इस तरह के ये सारे नियमों को अगर हम जान लेते हैं तो किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद करने में हमें बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम सारे का विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सा कहां पे होता है। ठीक है, तो पहला हलंत चिन्ह की व्यवस्था को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला में जितने भी व्यंजन हैं सभी में अस्वर मिला रहता है। आप जिसका भी उच्चारण कर लो, क ख, देखो जैसे क का उच्चारण करोगे, उच्चारण करके देखो क आ रहा है, ख का उच्चारण करके देखो ख आ रहा है, ग का उच्चारण करके देखो ग आ रहा है। तो जितने भी हमारे हिंदी में जितने भी व्यंजन हैं सभी में अस्वर जुड़ा हुआ है। मूलतः अस्वर की कोई अलग सी मात्रा नहीं है, पर जब हम किसी व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए, मतलब स्वर से अलग करके दिखाने के लिए या दिखाते हैं तो हमें क्या करते हैं? हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मैं म लिखा तो म में क्या है? देखो म उच्चारण करके देखो, म अ आ रहा है ना। ठीक है, लेकिन जब ये इसमें म प्लस अ ये मिला हुआ है ना, म में ये मिला है ना, पर जब हम स्वर रहित दिखाने के लिए, म को स्वर रहित दिखाने के लिए करेंगे तो हम क्या करेंगे? म के नीचे हलंत दे देंगे, ये हलंत है। तो इसको देना हमें अत्यंत आवश्यक है। जब भी हम कभी
व्यंजन को स्वर रहित दिखाने का प्रयास करेंगे तो हमें क्या, जिस व्यंजन को दिखाने का प्रयास करेंगे उसके नीचे हलंत को लगा देंगे। ओके, ठीक है। पर अस्वर के अलावा और जितने भी स्वर जब आएंगे वे मात्रा के साथ ही बैठेंगे। जैसे मैं बताया कि अस्वर की कोई अलग से मात्रा नहीं है, पर जैसे आ कहीं पर बैठेगा, मान लो धानी, धानी, इसमें क्या है, धा आ रहा है और नी ई आ रहा है, आ स्वर आ रहा है और ई स्वर आ रहा है। जब हम इसको दिखाने का प्रयास करेंगे, इसको इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, धानी का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ध प्लस आ प्लस न, चूंकि यहां बड़ा ई है तो यहां बड़ा ई। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो दूसरा क्या है, संयुक्त व्यंजन का वर्ण विच्छेद। संयुक्त देखो, संयुक्त व्यंजन यहां पर आते हैं, जहां पर भी आते हैं तो उसका जो पहला व्यंजन होगा वह क्या, अधूरा रहता है। जैसे मैं यहां दे रहा हूं च और च, ठीक है, इसका हम उदाहरण दे रहे हैं सच्चा, है ना। लेकिन जब इसका हम इस तरह तो हम सच्चा लिखे, लेकिन जब सच्चा का वर्ण विच्छेद करेंगे ना तो ये जो आधा च है इसको हम पूरा च के रूप में ही लिखेंगे, पर नीचे हलंत देंगे। ठीक है, देखो मैं जैसे बता दे रहा हूं, स प्लस अ प्लस च प्लस च प्लस आ। ठीक है, सच्चा स प्लस च प्लस आ। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा अगर उदाहरण देखें, क्या संयुक्त व्यंजन है, आधा क यहां पर है, अधूरा है, इसको हम बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, क प्लस य प्लस आ। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन के वर्ण विच्छेद हम किस प्रकार करेंगे, आशा करता आप लोग को समझ में आया। अब तीसरा क्या है, र व्यंजन का वर्ण विच्छेद। व्यंजन के क्या पढ़ते हैं, तीसरा र व्यंजन के संयुक्त रूप का वर्ण विच्छेद। चूंकि हिंदी भाषा में र को 3 रूप से लिखा जाता है, हिंदी भाषा में र को 3 रूप से लिखा जाता है। पहला र ये, दूसरा र ये और तीसरा र ये। ठीक है, एक एक का मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे इसका उदाहरण दिया रात, इसका उदाहरण दिया पर्व और इसका उदाहरण दिया क्रम। ठीक है ना, क्रम, र पर्व, पर र आ रहा है, र पर्व, रात, 3। हिंदी में र को 3 रूप से लिखा जाता है, लेकिन इन तीनों रूपों को अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे ना, इन तीनों को अर्थात इसको इसको इसको, तो ये र भी संपूर्ण रूप से र हलंत के रूप में ही लिखा जाएगा। ये र भी पूर्ण रूप से र हलंत के रूप में ही लिखा जाएगा। देखो मैं उदाहरण के रूप में बता देता हूं, जैसे रात है तो र प्लस आ प्लस त प्लस अ। हलंत हमेशा जब स्वर रहित करना है किसी व्यंजन को तो हलंत देना आवश्यक है। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है, पर्व। क्या लिखेंगे, प प्लस अ प्लस र प्लस व प्लस अ। ठीक है, यहां पर ये जो र है उसको भी हम पूर्ण वही र के रूप में या हलंत के रूप में लिखेंगे। तीसरा क्रम, तीसरा क्या है, क्रम। क्या लिखेंगे, क प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हर एक का वर्ण विच्छेद करेंगे। रात का र प्लस आ प्लस त हलंत प्लस अ, रा त, पर्व, प र व, पर्व, प प्लस अ प्लस आधा र प्लस आधा व प्लस अ, पर्व।
उसी तरह क्रम का क्या करेंगे, क प्लस आधा र प्लस अ प्लस म प्लस अ। ठीक है, ये सारे हलंत देना किंतु आवश्यक है। तो अगला है अनुस्वार वाले वर्णों का विच्छेद। अनुस्वार वाले देखो, हिंदी में अनुस्वार वाले शब्द जहां पर आएंगे वहां हम अनुस्वार तो इस प्रकार के होते हैं, अनुस्वार इस प्रकार होते हैं, तो वहां पर हम अनुस्वार को उस प्रकार ना लिखकर सीधे रूप से अनुस्वार ही लिखेंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे एक है हिंदी, हिंदी देखो यहां अनुस्वार है, दूसरा गंगा, अनुस्वार है। ये जो अनुस्वार रहेगा इसको हम अनुस्वार के रूप में ना लिखकर संपूर्ण रूप से एक शब्द के रूप में लिखेंगे, अनुस्वार। ठीक है, मैं जैसे उदाहरण दे रहा हूं हिंदी का, ह प्लस ई प्लस अनुस्वार प्लस द प्लस ई, क्योंकि बड़ी ई है तो बड़ी ई, यहाँ छोटी ई है तो छोटी, इस तरह से हम करेंगे। उसी तरह गंगा को क्या लिखेंगे, ग प्लस अ प्लस अनुस्वार प्लस ग प्लस आ। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो अनुस्वार, यहाँ अनुस्वार नहीं देंगे बल्कि संपूर्ण रूप से अनुस्वार शब्द के रूप में लिखेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, अगला क्या है, अनुनासिक। तो अनुनासिक युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। आप लोग जानते ही हैं कि हिंदी में अनुनासिक को दो रूप में लिखा जाता है। अनुनासिक को दो रूप में लिखा जाता है, एक बिंदु के रूप में और दूसरा चंद्र बिंदु के रूप में। एक बिंदु और दूसरा चंद्र बिंदु, यानी इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसका कोई ऐसा शब्द आ जाए जहां पर ये या ये रहे तो हम उसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जो स्वर रहेगा उसके साथ ही बैठा देंगे। उदाहरण के रूप में जैसे यहां पर देखो आंधी, आंधी है, हम इसको किस प्रकार करेंगे, स्वर के साथ ही बैठा दे रहे हैं, आन प्लस ध प्लस ई। मैंने क्या कहा, जहां पर किसी शब्द में अगर चंद्र बिंदु वाले अनुनासिक युक्त विसर्ग व्यंजन आए तो हम क्या करेंगे, अनुनासिक युक्त शब्द आए तो वहां पर हम क्या करेंगे, जहां पर अनुनासिक युक्त शब्द रहेंगे, अनुनासिक रहेगा, वहां पर हम क्या करेंगे, जहां जिस स्वर हो या व्यंजन हो उसके साथ हम बैठा देंगे। ठीक है, लेकिन व्यंजन हो कहने का जो व्यंजन के बाद आएगा वहां हम बैठा देंगे। ठीक है, व्यंजन के बाद जो स्वर आएगा वहां हम बैठा देंगे। दूसरा जैसे उच्चार उदाहरण दे रहे हैं, ऊंचा, ऊंचा क्या करेंगे, ऊ है, ऊ के ऊपर यहाँ पर चंद्र बिंदु है, यहाँ दिए प्लस च प्लस आ। ठीक है, हो गया। दूसरा उदाहरण हम बिंदु देकर भी समझ ले रहे हैं, जैसे है सींच, एक उदाहरण है सींच, तो हम क्या लिखेंगे, स प्लस, चूंकि ई की मात्रा है तो ई, बड़ा ई है तो बड़ा ई दिए। देखो यहां पर बिंदु है ना, तो इस बिंदु को हम स्वर के साथ ही बैठा दिया। अभी मैं बताया था ना कि अगर व्यंजन के में अगर अनुनासिक ये आ जाए
तो व्यंजन को हम जब अलग करेंगे तो व्यंजन को अलग करेंगे तो एक स्वर आएगा ही, उस स्वर के साथ हम इसको चंद्रबिंदी को या बिंदी को हम बैठा देंगे। देखो स्व लिखे, ई की मात्रा है तो यहाँ पर ई विसर्ग स्वर अलग किए, उसके साथ देखो यहाँ पर क्या है अनुनासिक है तो यहाँ पर अनुनासिक को बैठा दिए प्लस च प्लस अ। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, अगला क्या है हमारा छ त्र ज्ञ युक्त शब्दों का वर्णित है, जहां पे ह छ त्र ज्ञ इस प्रकार के युक्त व्यंजन रहेंगे। देखो जैसे छ का उच्चारण कैसे करेंगे? छ दैट मींस अक्ष, अक्ष अक्ष का उच्चारण हम कैसे करेंगे? अक्ष, है ना, अक्ष त्र और ज्ञ, ये तो खुद दो व्यंजन में से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, दो व्यंजन से कैसे मिलकर बने हुए? देखो जैसे हम लिख रहे हैं अक्ष, ये है ना, ये कैसे दो व्यंजन से कैसे मिलकर बने हुए? पहला क्या है? क प्लस स प्लस अ, ये क और स को लेकर बने हैं और ये स्वर अलग से वहां पर है तो अक्ष बना है। फिर क्या है? त्र कैसे किससे बना है? त प्लस र प्लस अ। ठीक है, फिर क्या है? ज्ञ, ज्ञ किससे बना है? ज प्लस ञ प्लस अ। तो ये हमारे जो है ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन मतलब व्यंजन में ही व्यंजन मिला हुआ। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा, मिला हुआ। एक व्यंजन देखो जैसे क एक व्यंजन है, स एक व्यंजन है, व्यंजन व्यंजन से मिलकर ये एक अलग व्यंजन बना, इसीलिए हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। पर जब इस तरह के या ऐसे सब वाक्य वाले, ऐसे वर्ण वाले जब शब्द आ जाएंगे तो हमको किस प्रकार से उस शब्द से इस वर्ण को अलग करना है, इसको हम लोग सीख लेते हैं। उदाहरण है रक्षा, अक्ष का उदाहरण हम दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हम क्या दिए? रक्षा, देखो यहाँ पर अक्ष है ना, ये अक्ष जो आया है ना। अब इसको हम किस प्रकार तोड़ेंगे? र प्लस अ प्लस क्या लिखे थे यहाँ पे? अक्षर किस प्रकार किए थे? आधा क प्लस आधा मूर्धन्य स प्लस आधा क प्लस आधा मूर्धन्य स प्लस आ। क्लियर, समझ में आया? क्या लिखे? र प्लस अ प्लस आधा क प्लस आधा स प्लस आ। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिखे। अच्छा, उसका बाद क्या है? त्र का भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे त्र से उदाहरण, एक उदाहरण दिए मित्र, मित्र को हम किस प्रकार लिखेंगे? मित्र को किस प्रकार लिखेंगे? म मतलब आधा म प्लस चूंकि छोटी की मात्रा है तो छोटी प्लस त प्लस आधा र प्लस अ। समझ में आया? क्यों? क्योंकि त्र क्या है? ये त्र किससे बना है? ये दोनों संयुक्त व्यंजन के रूप से बना है, तो हम यहाँ त्र नहीं लिखेंगे, यहाँ पर त्र नहीं लिखेंगे, वरन त प्लस र, ये जो जिससे बना है उसको हम यहाँ लिखेंगे। बिल्कुल यहाँ भी वही हम किए हैं। ठीक है, अगला है ज्ञ। ज्ञ का उदाहरण जैसे हम लेते हैं आज्ञा, देखो ज्ञ आया है। अब इसको हम किस तरह तोड़ेंगे? क्योंकि ये आ है, आ को तो हम तोड़ नहीं सकते। आ प्लस ज्ञ का क्या बनाए थे? ज प्लस ञ प्लस आ की मात्रा है ना, आ। समझ में आया? क्या बताया? ज और ञ, ज और ञ इन दोनों को मिलाकर ज्ञ बना है, तो हम यहाँ पर ज्ञ नहीं लिखेंगे, बल्कि ज्ञ जिससे बना है उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अगला क्या है? विसर्ग युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। विसर्ग युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। अगला क्या बताया? विसर्ग युक्त वर्णों का वर्ण विच्छेद। विसर्ग किसे कहते हैं? जो इस तरह के जो चिन्ह बने हुए थे, जो भी शब्द आएगा वहां पर अगर इस तरह के जो चिन्ह रहेंगे उसे हम विसर्ग कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दे देंगे वस्तुतः, यहाँ वस्तुतः लिखे ना, देखो इस तरह का विसर्ग आ गया, तो इसे हम विसर्ग चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो विसर्ग युक्त को लिखने के करने में हम किस तरह करेंगे? जहां पर भी विसर्ग युक्त शब्द आएगा उसको हम क्या करेंगे? यह विसर्ग का सिंबल नहीं देकर, संकेत चिन्ह नहीं देकर, हम डायरेक्ट सीधे तौर पे विसर्ग ही लिखेंगे। उदाहरण के रूप में स्वतः, एक स्वतः उदाहरण दिया, क्या लिखोगे? चूंकि आधा सौ है तो आधा सौ, आधा सौ है ना, ये
मतलब यह क्या है, स्वर रहित है, इसलिए आधा स्वर। लेकिन जब हम लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। प्लस व में प्लस अ प्लस तो प्लस अ। अब क्या करना है हमको, ये जो विसर्ग है इसको हमको क्या करना है, विसर्ग इस तरह नहीं देंगे, इस तरह हम नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, प्लस, यहां लिख दे रहे हैं प्लस विसर्ग लिख देंगे, प्लस विसर्ग लिखेंगे। क्लियर, समझ में आया। क्योंकि यहाँ इस तरह है तो हम इस तरह का सिंबल यहाँ पर संकेत चिन्ह नहीं देंगे, बल्कि इस तरह हम डायरेक्ट विसर्ग ही लिखेंगे, सीधे तौर पर विसर्ग ही लिख देंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को ये 6-7 पॉइंट्स में मैं जो बताया, इस पॉइंट्स के द्वारा आप लोग घर पर आसानी से वर्ण विच्छेद कर पाएंगे। अगर किसी तरह की कोई समस्या हुई, बस आप ये 7 पॉइंट्स को ही देखिए, देखकर भली भांति समझिए। नहीं समझ में आए, वीडियो को रोकिए, स्टॉप करिए और फिर उसको देखिए आपको मुझे जहां तक आशा है आप लोग अच्छी तरह से यह वर्ण विच्छेद करने की प्रक्रिया को सीख जाएंगे। धन्यवाद। अगले कक्षा में हम मिलेंगे व्यंजन, ध्वनि और वर्ण को लेकर। थैंक यू।